Hello students, a very good afternoon and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss about force on a moving charge in a magnetic field. आज से वो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जिसके ऊपर में चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो जब ये देखेंगे कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में मूव करता हुआ उसके आसपास घूमता है तो उसके ऊपर में कितनी फोर्स अप्लाई होती है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू रिकॉल द प्रीवियस टॉपिक्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर टिल नाउ. We had started with magnetic field, basic concept of magnetic field. Then we read Biot-Savart's law. After that we read how to calculate magnetic field due to the straight current carrying wire via using Biot-Savart law. After that we have calculated magnetic field due to circular current carrying loop at the center. After that we read about semicircle. Then we read about quadrant. After that we read about arc. And after that we read magnetic field on the axis of circular current carrying loop. हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया लूप के केस में सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, सेमी सर्किल के लिए पढ़ा सेंटर पे क्या होगी, क्वाड्रेंट के लिए पढ़ा सेंटर पे क्या होगी. देन वी टेक ए जनरल केस, आर्क वाला केस हम लोगों ने लिया था, वहां पे कैलकुलेट किया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी. आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर लूप के एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हम लोगों ने वो सीखा. हाउ वी विल कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग व्हाट, Biot-Savart law. After that we read about Ampere's circular law. After that we read what? Ampere's circular law. Then we read solenoid. After that we wrote toroid. Listen me one thing. Biot-Savart's law and Ampere's law both tells us about how to calculate magnetic field. Biot-Savart law और एम्पियर्स लॉ दोनों जो हमारे ये लॉ हैं ये हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं. ठीक है, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पिछले 6 लेक्चर में पढ़ रखा है और सारे टॉपिक इस चैनल पे अपलोडेड है. ठीक है, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 7 ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. ये मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का 7वां लेक्चर है. ठीक है, 6 लेक्चर हम लोग पहले ही कर चुके हैं. ठीक है, एंड 3 chapters of class 12 physics, that is electric charges and fields, electrostatic potential and capacitance and current electricity. Whole concept of these 3 chapters are already available upon this channel. If any one of you really wants to read these topics, do one thing. Go to YouTube search box, search for example Gauss law by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. Okay, आज से हम लोगों का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर में एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट मूव करेगा, जो कि क्या होगा, मूविंग चार्ज जब अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर में कितनी फोर्स अप्लाई होगी. क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के आसपास अगर हम लोग किसी चार्ज को ले जाएं तो उसके ऊपर में कितनी फोर्स एग्जर्ट होगी, वी विल कैलकुलेट दैट. ठीक है, अब देखो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था, इफ वी हैव एनी स्ट्रेट वायर, अगर हम लोगों के पास कोई एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के जब भी हम लोग ये देखा कि जब किसी भी वायर से करंट फ्लो करता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है. सपोज मैंने किया यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, हम लोगों ने ये तरीका भी बताया था कि हाउ वी विल कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में हम लोग थंब को शो करते हैं और कर्व फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैं एक छोटा चार्ज रख दूं, स्मॉल चार्ज, और ये चार्ज रेस्ट पे है, तब हम लोगों ने देखा व्हेन द चार्ज वाज एट रेस्ट, जब हमारा चार्ज ये रेस्ट पे था तब इसके ऊपर में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी, तब इसके ऊपर में कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही थी. देयर वाज नो एनी इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का जब चार्ज हमारे रेस्ट के ऊपर में रहता तो उसके ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं होता था, नहीं होता है. ठीक है, हम लोगों ने देखा इसको. फिर अगर इसी केस को मैं इस तरीके से लूं, करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी हमारी है, और जो सेम चार्ज है ये चार्ज, इस चार्ज को मैं कुछ वेलोसिटी दे दूं,
कहने का मतलब क्या है, इफ द चार्ज इज इन मोशन, अगर ये चार्ज मोशन में है तो चार्ज को अगर वेलोसिटी ऊपर दिया, ऊपर जाना चाहिए, तो मैंने देखा कि जो हमारा चार्ज है कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, मतलब जो करंट फॉलो कर रहा है वायर के अंदर से उसकी तरफ में फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने देखा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, व्हेन एनी बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट until or unless an external force does not applied upon it। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बोलता है कोई भी बॉडी अगर स्टेट रेस्ट में या मोशन में है तो वो अपनी ही स्टेट्स को मेंटेन करना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं होती है। अगर ये चार्ज के ऊपर में वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में लग रही है, वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में लग रही है, तो चार्ज को ऊपर मूव करना चाहिए। बट इन रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि इस चार्ज के ऊपर में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। The force which are being experienced by this charge is known as magnetic force। जो चार्ज के ऊपर में फोर्स एक्सपीरियंस होता है that is known as magnetic force। यहां पे इस केस में जब चार्ज मोशन में हमारा है तब ये मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों को एक्सपीरियंस हो रही है। बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डाउट हो रहा होगा कि सर कि जब चार्ज के करंट फ्लो कर रहा है उसके चारों तरफ अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके ऊपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो लगती है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगती है। कीप इन माइंड वन थिंग, जब देखा गया कि जब चार्ज रेस्ट में था तब इसके ऊपर में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी। यही चार्ज जब मोशन में लाया गया तब इस चार्ज के ऊपर में फोर्स लगने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स तभी अप्लाई होती है जब चार्ज हमारा मोशन में होता है। जब चार्ज हमारा मोशन में होता है तब हमारी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। रेस्ट पे रहता है तो ये अप्लाई नहीं होती है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर अप्लाइड इन बोथ द केसेस वेदर द चार्ज इज इन रेस्ट और इन मोशन। चार्ज चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करती है। जब रेस्ट में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, मोशन में अप्लाई हो रही है, इट मींस कौन सा फोर्स यहां पे लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। अब यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स का निकालने का फार्मूला है, जो हमारा फार्मूला है, ठीक है, अभी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे एफ एम का मतलब मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का हमारा फार्मूला होता है Q इंटू कौन कौन सी चीज हमारी है? वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। लिखते हैं इस तरह से हम लोग, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको याद हो व्हेन देयर इज ए क्रॉस, जब क्रॉस आ रहा है इसका आप लोग कंपोनेंट ब्रेक करोगे, जब कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा हमारा Q V B sin थीटा। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमारा फॉर्मूला ये होगा Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, और जब इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे, जब क्रॉस रिमूव करोगे तो हो जाएगा Q V B sin थीटा। क्लियर है? अब देखो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कौन कौन सी चीज पर डिपेंड कर रही है? मैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन चार्ज, चार्ज पर डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, चार्ज की वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। एंड इट इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ये तीन चीज पर डिपेंड कर रही है, चार्ज पे भी, वेलोसिटी पे भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो जो थीटा है, थीटा जो है वो किससे किसके बीच का एंगल है? इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। ये जो एंगल हमारा है वो बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे, वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे एज वेल एज इट इज डिपेंडिंग अपॉन थीटा। ये चार चीजों पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कर रहा है। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? क्लियर है? अगर आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे, जैसे देखो ये हमारे पास में ऐसा कुछ फिगर है, ये हमारा B है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा थीटा है। तो जो मैंने बोला एंगल थीटा जो हमारा है वो किससे किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। अब देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जो मैग्नेटिक फोर्स हमारा है वो किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी के। और मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी की परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर होता है।
आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन राइज होता है, या मैं कहूँ एक कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन एफएम फोर्स विल बी जीरो, किस केस में हमारी मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो जीरो होगी। आप अपनी कॉपी पे इस तरीके से लिखिएगा, इन विच केस मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, किस केस में हमारा मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर ये बोलता है इफ द वैल्यू ऑफ चार्ज इज जीरो, इफ चार्ज इज जीरो, अगर चार्ज जीरो है देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। चार्ज को जीरो होने पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है हमारा, जीरो होता है। दूसरा पॉइंट, इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज जीरो, अगर चार्ज की वेलोसिटी जीरो है तब भी हमारी मैग्नेटिक फोर्स क्या आ रही है, जीरो। जीरो का मतलब क्या है कि चार्ज हमारा रेस्ट में है। वेलोसिटी ऑफ चार्ज जीरो का मतलब क्या है, चार्ज किस में है, रेस्ट में है। जब चार्ज रेस्ट में होगा उस केस में भी हमारी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। थर्ड पॉइंट, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तब वहां पे मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ गया 3 पॉइंट, चार्ज जीरो होगा मैग्नेटिक फोर्स जीरो। इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज जीरो, इसका मतलब क्या है, चार्ज रेस्ट में है। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तीसरा पॉइंट, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो देन मैग्नेटिक फोर्स आल्सो विल बी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो और थीटा इज इक्वल टू 180, अगर एंगल जो होगा थीटा जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच वाला अगर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ये दोनों के केस में हमारी मैग्नेटिक फोर्स जीरो आएगी। हमारी मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगी, जीरो आएगी। 4 पॉइंट में बताया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इफ थीटा इज जीरो और थीटा इज इक्वल टू 180, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है या 180 है तो ऐसे केस में जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो जीरो आएगा। कहने का मतलब क्या है कि थीटा जीरो कब आएगा, थीटा जीरो आने का मतलब क्या है, जब वेलोसिटी किसके पैरेलल हो, मैग्नेटिक फील्ड के। जब हमारी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, कहने का मतलब ये है कि देखो इस तरीके से, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी वेलोसिटी है। जब ये दो केस पैरेलल होगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, then in that circumstances theta will be zero and if theta is zero magnetic field also be zero। और theta is equal to 180 का मतलब क्या है, अगर ये theta is equal to 180 का मतलब क्या है कि अगर हमारा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमारा एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। इस केस में भी हमारी मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, अब देख लो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा समझ में नहीं आता है, मैं एक बात बता रहा हूं, ऊपर बता देता हूं। देखो, इफ चार्ज इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, देन जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, हमारा जीरो होगा। कहने का मतलब देखो, अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब इस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो जीरो होगा। इस बात को अपनी इस देखो मैं बता रहा हूं क्या, सबसे पहले आप जो बात मैं बता रहा हूं, ये डायग्राम को बनाओ, ये फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला लिखो, फिर लिख लो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, फिर ये बात लिख लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। फिर आप लिख लेना इस तरीके से थ्योरी बना के, व्हेन मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, ये 4 पॉइंट लिख लेना। इसके बाद आप ये बात जरूर लिख लेना अपनी कॉपी पे कि इफ चार्ज इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। ऐसे केस में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज करता हूं। देखो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, जब चार्ज मोशन में होगा, जब चार्ज मोशन में होगा तब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हम लोगों का होगा। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब सुनो, डायरेक्शन जो निकालने के अलग अलग तरीके हैं, पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर्मूला क्या हमारा, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B।
इस फॉर्मूला को मैंने लिख दिया। अब देखो, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वी हैव मेनली 3 रूल्स। सबसे जो सिंपल रूल जो हमारे एचसी वर्मा बुक में दिया हुआ है वो हमारा है अस्क्रीव रूल। क्या है? बहुत सिंपल, सबसे सिंपल ये, इससे सिंपल कुछ नहीं है। अस्क्रीव रूल, ये डायरेक्शन को पता करने के लिए, इसके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को पता करने का पहला तरीका हम लोगों का है अस्क्रीव रूल। तो क्या होता है? बोलता क्या है, सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है। क्या दी हुई है? क्या दी हुई है हम लोगों को? मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और वेलोसिटी। क्या बोलता है कि अस्क्रीव रूल इस्तेमाल करो। अगर देखो, अगर क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं इसको, क्लॉकवाइज, तो ये कहां जा रहा है? क्लॉकवाइज में अंदर जा रहा है। क्लॉकवाइज कहां से कहां जाना बोलो? हम लोग कहां से कहां जाना है? V से B तक। देखो V यहां रखो और घुमा के लाओ, ऐसे घुमा रहे हैं, उल्टा घुमा रहे थे, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये है जो फोर्स हमारा होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, हमेशा मिलेगी कहां से? V क्रॉस B की तरफ मिलेगा। देखो V क्रॉस V डॉट B, V क्रॉस B है, V से B की तरफ। जब V से B की तरफ ले जाओगे, देखो VB, इसको घुमाना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज में कोई चीज कहां आती है? बाहर आती है। ये कहां होगा? आउटवर्ड होगा। और अगर ऐसे बना हुआ है, यहां पे V है, यहां पे B है, अब मेरे को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पता करना है, तो कहां से कहां? V से B, तो V पर रखो और इसको घुमाओ। जब इसको घुमाओगे, ये कहां जा रहा है? इनवर्ट जा रहा है, V से B की तरफ, इस तरीके से V से B की तरफ। तो जो हमारा स्क्रू है वो कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि फोर्स जो यहां पे हमारी है वो इनवर्ट है। समझ में आ रहा बात? नहीं, बहुत इजी है ये। अस्क्रीव रूल में क्या करना है आप लोगों को? अगर क्लॉकवाइज V से B ला रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो फोर्स इनवर्ट होगा, और V से B ले जा रहे हो और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो हमारा जो डायरेक्शन हो गया होगा आउटवर्ड होगा। क्लियर? ये बहुत सिंपल है, ये तो आप 10th क्लास से जान रहे हो। अस्क्रीव रूल एक तरीका हमारा स्क्रू रूल है। दूसरा हमारा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये दूसरा तरीका है डायरेक्शन पता करने का। तो ये भी 10th से पढ़ते आ रहे हो। बोलता क्या है? स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रखो एक दूसरे के। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कीप थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है? जिसके अंदर में जो हमारा ये फोर फिंगर जो आपके डायरेक्शन में जा रहा है, दैट विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर फिंगर है दैट विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये मिडिल फिंगर है इट विल शो डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर करंट क्या है? करंट कुछ नहीं, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है, मतलब मोशन ऑफ चार्ज। ये हमारा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो आपके डायरेक्शन में जा रहा है, फोर फिंगर। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ये थंब जो है, थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फिर से देखो, थंब को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखो। थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फोर फिंगर विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर विल शो डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है? ऐसा करना है। F B I, थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, B विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, I विल शो डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब क्या है? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से आ गया? मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज, उस डायरेक्शन में हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है? इस बात को आप चाहो तो थ्योरी में लिख लेना। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच योर हैंड in which you should stretch thumb, forefinger and middle finger perpendicular to each other such that the thumb shows direction of magnetic force, forefinger shows direction of magnetic field and middle finger will show direction of current. Direction of current का मतलब motion of positive charge। अब देखो इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तब ज्यादा क्लियर होगा।
दो एग्जांपल दे देता हूं। इसको फील कीजिएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर में है। क्रॉस का मतलब क्या? अंदर में। अब मानते हैं यहां पे कोई चार्ज रखा पॉजिटिव और उसकी वेलोसिटी कहां है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज रखा हुआ है और ये हमारी वेलोसिटी है। डायरेक्शन ऑफ चार्ज मतलब क्या नाम है? चार्ज किधर मूव कर रहा है। तो हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पता करना है। तो सबसे पहले क्या करो आप? स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड। अब देखो ये जो फोर फिंगर वो कहां है? फोर फिंगर इनवर्ट डायरेक्शन में है। यस, इनवर्ट में है। और चार्ज किधर मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में। देखो ये होगा डायरेक्शन ऑफ, इधर मूव कर रहा है चार्ज। ये क्या होगा? ये किसका डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस तरीके से होगा। फिर से देखो, ये हमारा जो क्रॉस है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करो। ये जो फोर फिंगर अंदर की तरफ देखो कहां जाएगी? इनसाइड। ये चार्ज इधर मूव कर रहा है। ठीक है, आइए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखो चार्ज इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर डायरेक्शन में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से ये बात को सुनना। चलो पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसका, आउटवर्ड वालों का। एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं। देखो सॉरी आउटवर्ड का बहुत सिंपल है ये। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में या मैग्नेटिक्स के अंदर में मैं कहूं हैंड का बहुत बड़ा खेल। ठीक है, देखो इस बार मैंने डॉट दिखाया। डॉट का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन है। डॉट का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का है आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब मैं क्या करता हूं, किसी एक चार्ज को यहां पे रख दिया मैंने। ठीक है, चार्ज। अब इसमें यह बता दिया गया कि जो हमारी वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इधर है। पूछा फोर्स किधर होगा? अप्लाई करो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड आपके डायरेक्शन में है। ये मैग्नेटिक फील्ड आपके डायरेक्शन में है और चार्ज की वेलोसिटी किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारा फोर्स किधर होगा? देखो ये आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे है, मतलब मोशन ऑफ चार्ज। अब ये कहां है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फिर से देखो ये आपकी तरफ है, कौन चीज? फोर फिंगर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये चार्ज कहां मूव कर रहा है? डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स कहां होगा? आउटवर्ड, इधर होगा। ठीक है, आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना आ गया। अब सुनो एक बात ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, कि अगर हमारा चार्ज निगेटिव गिवन हो, इफ द चार्ज इज गिवन निगेटिव, मैंने बताया करंट क्या होता है? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारा चार्ज निगेटिव दिया हो तब आप उसको पॉजिटिव ही मानना। मैं समझा रहा हूं आपको, पॉजिटिव ही मानना। पॉजिटिव मान के उसका आप लगाना क्या? यही लगाना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। निगेटिव के केस में जो फोर्स होगा उसको पलट देना। जैसे ये चार्ज अगर निगेटिव होता तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाता। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर चार्ज निगेटिव हो तो घबराना मत, पॉजिटिव चार्ज वाला ही कंसेप्ट लगाना। सिर्फ लास्ट में जो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन अपोजिट कर देना। जैसे ये अगर चार्ज निगेटिव होता तो मैंने जब चार्ज पॉजिटिव लेकर किया तो फोर्स इधर आया, निगेटिव होता तो आप फोर्स पॉजिटिव ही मानना, ये इधर हो जाता, डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा। इफ द चार्ज इज नेगेटिव देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी रिवर्स्ड। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो जो हमारा तीसरा रूल है, जो सबसे फेमस और सबसे इजी है, बच्चों को इजी लगता है, ऐसे तो स्क्रू रूल आसान कुछ है ही नहीं है। राइट हैंड पाम रूल। जो तीसरा तरीका हमारा है इसको फाइंड करने का, वो हमारा है राइट हैंड पाम रूल। ये तीसरा तरीका है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड करने का। देखो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड देखो ये ऐसे तो करो इसको, जो थंब शो करता हमारा, थंब वो डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका मतलब ये है कि किस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है।
थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड थंब रूल में, राइट हैंड पाम रूल में थंब शो करता हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जो कर्ल फिंगर है, कर्ल फिंगर विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल फिंगर विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। एंड ये जो पाम है ये शो करेगा हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फिर से देखो, राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है कि थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जो कर्ल फिंगर है इट विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस पाम विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आज तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसी देखो ये वाला देखो, राइट हैंड पाम रूल लगाओ। राइट हैंड पाम रूल में हमारा चार्ज किधर मूव कर रहा हो कौन शो करता है, कौन शो करता है, हम लोगों को शो करता है वो कौन, वो शो करता है थंब। तो मैं लिख दे रहा हूं, थंब शो करता है करंट, करंट का मतलब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कर्ल फिंगर, जो कर्ल फिंगर है वो शो कर देती है हम लोग को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारा पाम है, हथेली जो है हमारी है, वो शो करती है हम लोगों को फोर्स। याद रहेगा ये, थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाम शो करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो अप्लाई करो, इसमें अप्लाई करो आप राइट हैंड पाम रूल पता करने के लिए। मैं डालता हूं ऐसे, देखो सबसे पहले थंब शो करो, किधर शो करता है, इधर शो कर दिया मैंने, इधर, ठीक है इधर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है। तो पाम क्या शो करेगी, पाम इस डायरेक्शन में। समझ आई बात, नहीं आई है? मेरे अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे उसको फॉलो करना। स्किल रूल सबसे आसान है, फ्लेमिंग ये भी आसान, तीनों आसान है, ठीक है। इन आवर सिलेबस देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, बिल्कुल। आप इसको नोट डाउन कर लो, अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, इसके ऊपर में न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। इसको कैसा इसके ऊपर में क्वेश्चन आएगा, मजा आ रहा पढ़ने में? यस सर। देखो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन जैसे हमारे पास कोई वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। कोई एक इनफाइनाइट वायर है, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है कितना, 2 एम्पियर का, ठीक है। अब देखो इससे 2 मीटर के डिस्टेंस पे 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये भी दिया हम लोगों को 2 मीटर। ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये चार्ज 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, और करंट जो फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर का। हमसे पूछा है फाइंड फोर्स ऑन दिस चार्ज, फोर्स निकालो इस चार्ज पे। तो फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स, फॉर्मूला होगा F इक्वल टू QVB साइन थीटा। इसमें Q दिया हुआ 1 माइक्रो कूलम, वेलोसिटी भी दिया हुआ है, B नहीं दिया मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट चार्ज का निकालने का फॉर्मूला है, आपको याद है क्या है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। B मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हमारा है म्यू नॉट अपॉन में, क्या है बोलो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये होता है 2I अपॉन में R, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के यहां रख दीजिएगा। बाकी Q दिया, देखो Q कितना दिया हुआ मेरे को, 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम को कूलम में लाएंगे तो 1 × 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू V कितना दिया मेरे को 10। B यहां से निकाल लेंगे, B निकाल लेंगे यहां से, बोलो। और एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यहां से निकाल लेते हैं B पहले। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हमारी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ये पूरी वैल्यू होती है कितनी है, 10⁻⁻7। 2 करंट कितना है 2 एम्पियर, और रेडियस कितना है 2 से 2 कर दिया। यहां से हमारी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। इस वैल्यू को यहां पुट करो, 2 × 10⁻⁻7 इंटू में साइन 90। सोल्व कर दोगे, साइन कितना होता है 1 होता है, तो कितना होगा ये 2 × 10 की पावर हो जाएगा ये
-13 इंटू 10 की पावर 1, ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन। निकल गई मैग्नेटिक फोर्स निकल गई, ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन। और अब पूछेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो आप डायरेक्शन अप्लाई कर दो। देखो ये हमारा किसका डायरेक्शन है, करंट का, तो करंट डायरेक्शन में क्या शो कर दो, क्या शो कर दो, बोलो, या कोई यूज कर लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज कर लो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में क्या होता है, देखो ये होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन करंट, तो करंट क्या मूव, देखो करंट ये ऐसे मूव कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों इस डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज टुवर्ड्स द वायर। मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई होगा वो वायर की तरफ अप्लाई होगा, होना भी चाहिए। थ्योरी भी यही बोलता है ना कि जब कोई करंट वायर है और कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, तो वो किसके डायरेक्शन में आता है, वायर की। इस ये वैल्यू है किस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई होगा वो कहां होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्रॉस वाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला। देखो मेरे क्वेश्चन बोला है इफ मैग्नेटिक फील्ड, हम लोगों को कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है 2i कैप प्लस क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। हम लोगों को ये दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और वेलोसिटी दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, वेलोसिटी दिया 3i कैप माइनस 4j कैप, और हमें q दिया हुआ है, q दिया हम लोगों को 1 माइक्रो कूलम। बोला है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स। फिर से इफ b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड वेलोसिटी 3i कैप माइनस 4j कैप, q 1 माइक्रो कूलम, Fn निकालो, मैग्नेटिक फोर्स निकालो। तो सबसे पहले देखो, जब इस कार्टेशियन फॉर्म में देते हैं ना, तो आप जो भी लिखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला लिखो। जब कार्टेशियन फॉर्म में दे दे, तो जब भी आप फॉर्मूला लिखो मैग्नेटिक फोर्स का, तो किसके फॉर्म में लिखोगे, क्रॉस फॉर्म में। अभी v क्रॉस भी निकल जाएगा, बोलो। आपने क्लास 11 सीखा, चलो दिखाते हैं। ये हमारा है v क्रॉस b, जो कैसे निकलेगा, सबसे पहले टॉप पे लिख दो आप i कैप j कैप k कैप, i कैप j कैप k कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कौन सी चीज है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कोफिशिएंट लिखो, कितना कितना है बोलो, वेलोसिटी कोफिशिएंट कितना है, 3 है -4 है और 0 है। कितना है, 3 है -4 और 0 है। और दूसरी बात कौन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक कितना कोफिशिएंट, 2 है, 3 है और 1 है। क्या है, 2 3 1। अब इसको सोल्व करने आता है ना, कि ये भी नहीं आता है। चलो देख लो भैया क्लास 11 पढ़ा या नहीं पढ़ा। देखो सबसे पहले क्या करो, आप आई कैप को बाहर ले लो। सबसे पहले आप आई कैप को बाहर लो। आई कैप को बाहर करने के बाद इसके रो को कॉलम को छुपा दो, इसके रो को कॉलम को छुपा दो, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। आई को बाहर ले लो, इसको रो को कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू 1, फिर -0 इंटू 3 ब्रैकेट बंद। क्लियर है। अब उसके बाद अगले केस में आप जे ले लो। देखो कुछ लोग बोलते क्या है कि आप प्लस माइनस लो, मैं बोल रहा हूं सब प्लस लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई भी प्लस में लो, जे भी लो, के भी लो। अब देखो जे वाले में क्या करो, रो को कॉलम को छुपा दो, जे वाले में रो कॉलम को छुपा दो, छुप गया, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1। क्या करोगे आप, 3 इंटू 1। पहले इससे करो आप, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0 इंटू 2 -3। ठीक है, 0 इंटू 2 इंटू -3, फिर प्लस के कैप, के वाले में क्या करो, रो कॉलम को छुपा दो, छुप गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 -4 इंटू 2। देख लिया, जिसको बाहर रखे हो उसके रो कॉलम को छुपा दो, बाकी फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब सोल्व करो, ये कितना आ जाएगा, 4 बन जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा -4i कैप, ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3j कैप। यही तो होगा, देख लो गलती नहीं कर रहे हैं ना। अब देखो इसमें आओ, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, माइनस प्लस 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17। ये आ गया हमारा 17।
क्लियर है, ये वैल्यू आ गई तो हमारी ये फोर्स आ गया। अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 से, अगर माइक्रो कूलम ये रह जाएगा। क्लियर है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो आप, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट फेंका था, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप × 10⁻² t टेस्ला, एंड चार्ज एक्सेलरेट्स एट a xi + 2j, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो पता है क्या, पहले तो बच्चे ये सोचते हैं कि सर जो आपने क्वेश्चन दिया है वो इस टॉपिक का है या नहीं है। जब बच्चे को इस ऐसा क्वेश्चन उनके नजर से नहीं घूमता है तो बच्चे सोचते हैं कि सर ये क्वेश्चन आपने बाहर से दे दिया है, x की वैल्यू निकालनी है, एक्सेलरेशन ऐसे दिया हुआ है। तो अब देखो अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है F = Q V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है F = Q V। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फोर्स है वो V के भी परपेंडिकुलर है और फोर्स हमारा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। ये तो मतलब होता है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो V की परपेंडिकुलर है और फोर्स जो हमारा है B की परपेंडिकुलर है। अब एक बात देखो, अगर हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, अगर मैं किसी चीज पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, आप ही बताओ जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन भी अप्लाई होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन भी होगा। इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर है B के तो हमारा एक्सेलरेशन भी किसके परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड। फिर से फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो एक्सेलरेशन किधर होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। जब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन भी किसके परपेंडिकुलर होगा, B के। अब देखो जो हमारा एक्सेलरेशन और जो B का डॉट प्रोडक्ट आता है वो 0 के बराबर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, इसी कंसेप्ट को हम यहां इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या लिख रहा हूं, A डॉट B इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो A की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, ये दिया हुआ है, अब B की वैल्यू ये है। तो अब हम क्या करते हैं, I × I मल्टीप्लाई करेंगे, J × J मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब I के कोफिशिएंट को I के साथ, J कोफिशिएंट को J के साथ। I × I 1 होता है, J × J 1 होता है। अगर मैं मल्टीप्लाई ऐड कर रहा हूं मैं, x I × I क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 × x क्या हो जाएगा, 3x। फिर J × J कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 8। और ये कॉमन बाहर ले लो, 10⁻² इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो 3x प्लस 8 0/10⁻², ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 आ गई। यहां से वैल्यू आ गई 3x प्लस 8, 3x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -8/3। x वैल्यू। अब देखो इस क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा है, यहां पे बच्चों का मतलब कि दिमाग में नहीं जाता ये कैसे बनेगा, समझ आ रही बात नहीं आ रही है, तो इस बात को समझो, जिस डायरेक्शन फोर्स लगेगी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी पे। कर लिया। अब देखो चलो लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में उस चीज को, जब नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे तब तक उस चीज पे आप टाइम दे सकें, अपना टाइम दें और कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करें। क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखाने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा फॉर्मूला में लिख देते हैं, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये हमारा फॉर्मूला है फोर्स निकालने का। ये फोर्स निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, कितनी बार बताते आ रहा हूं। ये है F परपेंडिकुलर टू B। उनके बाद तुम फोन जरूर कर लेते हो मुझे।
और एफ हमारा जो है वो परपेंडिकुलर किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर है, इसका मतलब ये कहानी है। क्या मतलब इसका है, अगर हमारे पास कोई चार्ज क्यू है, हमारे पास कोई चार्ज क्यू है, उसकी वेलोसिटी v है। अगर हम देखा फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स और बी परपेंडिकुलर होते हैं दूसरे के, तो फोर्स किधर होगा, चाहे तो इस डायरेक्शन में होगा, नहीं तो ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, ये अब आप देखो, वी नो इन फिजिक्स द डायरेक्शन इन विच वेलोसिटी इज अप्लाइड, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर से फिजिक्स में ये हम लोग जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में किसी बॉडी की वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, इसी बॉडी का मैं दोबारा बना के लिख रहा हूं, क्यू वी क्यू, ये हमारा क्या है, एफ है 90 डिग्री, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं डीएस, डीएस रिटर्न होगा, यस और नो। देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स नीचे नहीं तो ऊपर होगा, ऊपर ले सकते हो, एंगल 90 डिग्री बनेगा वी और एफ के बीच में, इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट उधर होगा, मैंने मान लिया डीएस है। अब देखो हम लोग ये जानते हैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं बात करूं यहां पे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, सवाल फॉर्मूला क्या होगा, एफ इनटू डीएस। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा इसके ऊपर में, तो देखो आप जब इसको डॉट दबाओगे आएगा एफ डीएस cos 90। अब cos 90 वैल्यू कितनी है, 0। अरे ये बहुत कमाल की बात है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी अप्लाई हो रही है, अब वर्क डन क्या आ रहा हमारा, 0 आ रहा है। ये 0 एक बार नहीं, ऑलवेज 0 आएगा, ऑलवेज 0। इस बात को याद रखो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज विल बी ऑलवेज 0। वर्क डन by magnetic force on moving charge will be 0 always। very important concept है। जो वर्क डन हमारा होगा किसी भी मूविंग चार्ज पे, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। बहुत अजब लग रहा है ना, बहुत अजब सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, देख लो आप। अब देखो यहां से एक पॉइंट, एक बात सुनो मेरी, कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था वर्क और एनर्जी में, एक चीज पढ़ा था, उसका नाम हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है। और मैं यहां पे ये मान रहा हूं कि जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मैंने लिखा है, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट है, बाकी सारी फोर्स एब्सेंट है। ये हमारा असम्पशन है। असम्पशन क्या है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ प्रेजेंट है, बाकी सारी फोर्स क्या है, एब्सेंट है। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ रही है, यहां पे 0 आ रही है, मैं लिख दिया 0 इज इक्वल टू डेल्टा के। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है कि यहां पे पूरे रास्ते में जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी बॉडी की, क्या है, सेम है। कहने का मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी वही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी। ये कॉन्सेप्ट यहां से आ रहा है। अब सुनो मेरी बात को, फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। मास तो चेंज करेगा नहीं, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है इसका मतलब क्या, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट रहेगा इनिशियली या फाइनल दोनों केस में। तब चेंज क्या कर सकता था, वेलोसिटी। अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, इसका मतलब ये है कि दोनों केस में हमारा जो वेलोसिटी होगी क्या है, कांस्टेंट है। यस और नो। बहुत अच्छा बात है कि देखो फोर्स भी अप्लाई हो रही है, येट बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही।